दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का आज हमारा 20th एपिसोड है। लास्ट एपिसोड में हमने गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना सीखा था डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। उससे पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखा था कि कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स इंटेंसिटी की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा किसी भी एरिया से, उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको हमने देखा था। और अगर आप उससे भी पीछे जाओ तो हमने सॉलिड एंगल को समझा था। आज का जो एपिसोड है इसमें हम इन तीनों चीजों को मर्ज करेंगे और देखते हैं कि इन तीनों को मर्ज करने से हमारे पास क्या निकल के आता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फ्लक्स से। अगर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, सोचिए यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है Q और यहां पे कोई एरिया है जिसमें से आपको फ्लक्स निकालना है इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आप क्या करोगे, आप जो है ना सिंपल तरीका आप ये लगा सकते हो, दो तरीके से निकाल सकते हो फ्लक्स। एक तो सॉलिड एंगल से निकाल सकते हो और एक आप सिंपल इंटीग्रेशन से भी निकाल सकते हो। कैसे करोगे जरा देखिए। अगर मैं इसके ऊपर कोई स्मॉल एरिया ले लूं यहां पे dA, ठीक है, यहां पे कोई dA ले लेता हूं और यहां पे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस तरफ मेरी ये मेरा स्मॉल एरिया हो गया और ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E। और जो स्मॉल एरिया है उसकी डायरेक्शन भी अगर मैं लूंगा तो ये मेरा dA की डायरेक्शन हो जाएगी, स्मॉल एरिया की डायरेक्शन हो जाएगी। एरिया मेरा इधर है, इनके बीच में एंगल है कुछ भाई। तो अगर मुझे इस स्मॉल एरिया से फ्लक्स निकालना हो d फाई, तो आपने पढ़ा है ये चीज, d फाई इज इक्वल टू E डॉट dA। ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी कि इस स्मॉल एरिया में से कितना फ्लक्स निकलेगा। अगर मुझे पूरे एरिया में से फ्लक्स बताना है तो आप जानते हो उसको आप इंटीग्रेट कर दोगे सरफेस इंटीग्रल करके, और आप पूरे एरिया में से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस इंटीग्रेशन से। कहानी बड़ी सिंपल है, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉलिड एंगल से देखूं तो मैं बोलूंगा कि आप ये देख लीजिए कि इस डिस्क में से ये डिस्क जो है ये कितना सॉलिड एंगल यहां पे बना रही है। अगर आप समहाउ ये निकाल लें कि कितना सॉलिड एंगल यहां पे बन रहा है, ठीक है, ये सॉलिड एंगल निकाल लो। और आप जानते हो कि अगर सॉलिड एंगल 4 पाई है, 4 पाई का मतलब पूरे क्लोज्ड सरफेस हमने अगर इस पे ले लिया, तो क्लोज सरफेस इसके सराउंडिंग में अगर ले लोगे तो उससे फ्लक्स बनेगा, उससे सॉलिड एंगल बनेगा 4 पाई। और तो 4 पाई सॉलिड एंगल अगर बन रहा है तो इसका मतलब जो फ्लक्स निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वजह से वो होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 की वजह से 1 स्टेडियन अगर सॉलिड एंगल होता तो फ्लक्स निकलता Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जो सॉलिड एंगल है वो अगर ये है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दिस सॉलिड एंगल। इतना फ्लक्स मेरा इस डिस्क में से पास होगा। आपको बस ये सॉलिड एंगल निकालना है और सॉलिड एंगल हमने निकालना सीखा हुआ है कि यहां पे हम सॉलिड एंगल कैसे देखते हैं। अगर मैं यहां से इसकी सेंट्रल एक्सिस को यहां पे मिला दूं और ये मेरा सिमेट्रिक लग रहा है भाई, इधर भी R है इधर भी R है, अगर मैं इस एंगल को थीटा बोल दूं तो इसका जो सॉलिड एंगल बनेगा वो बनेगा आपका, यहां से सॉलिड एंगल आप निकाल सकते हो 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा। मेरे ख्याल से अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास सॉलिड एंगल आया। तो इस सॉलिड एंगल को मल्टीप्लाई करके आप इस पूरे एरिया में से फ्लक्स की वैल्यू को बता सकते हो कि कितना फ्लक्स निकलेगा। स्मॉल एरिया में से अगर देखना है तो इस तरह से करोगे। ये सिंपल है, ये हमें पता है, ठीक है। अब इसको जरा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं। जरा सोचिए यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है Q, ठीक है, और यहां पे मैं कोई स्मॉल एरिया ले रहा हूं, कोई स्मॉल एरिया यहां पे इस तरह का ले रहा हूं, ठीक है भाई। और इस एरिया पे कुछ सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी है। ये मेरा है स्मॉल एरिया dA। तो यहां पे अगर आप इस पॉइंट चार्ज की वजह देखोगे तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ, E मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस तरफ। तो अगर मैं इस स्मॉल एरिया के ऊपर फोर्स की बात करूं dF, तो dF जो बनेगा वो बनेगा dQ इंटू E। और जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की आएगी वही फोर्स की भी डायरेक्शन आएगी, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये रिपेल करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही जाएगा भाई, ठीक है। और dQ की जो वैल्यू है वो क्या होगी बताओ जरा, वो आएगी आपके पास सिग्मा इंटू dA इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बन जाएगा मेरे पास dF। अब जरा इस पे गौर फरमाइए इन दोनों टर्म्स पे। मैं इसको लिख सकता हूं सिग्मा EdA। ये मेरे पास dF की वैल्यू आ गई है, इसमें डायरेक्शन भी है इसमें मैग्नीट्यूड भी है।
अब ये दोनों टर्म को अगर आप देखो तो यही दोनों टर्म यहां पे भी अपीयर हो रही हैं, लेकिन यहां पे अलग तरह से हो रही हैं, यहां पे अलग तरह से हो रही हैं, दोनों सेम नहीं है भाई। क्यों नहीं है सेम? क्योंकि यहां पे जो है, यहां पे एरिया का मैग्नीट्यूड है, यहां पे डायरेक्शन भी है, उसके साथ डॉट ले रहे हो आप, यहां पे फ्लक्स को दिखा रहा है। अब यहां पे क्या ये फ्लक्स को दिखा रहा है? नहीं, ये कुछ अलग चीज है। तो दोनों को कहें कंबाइन करें क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं? मतलब इन दोनों को कुछ ऐसा कुछ बनाए कि भाई ये दोनों, मतलब फ्लक्स भी यहां पे पिक्चर में आ जाए फोर्स के एक्सप्रेशन में। तो अगर मैं इसको कंबाइन करना चाहूं, मतलब फोर्स के एक्सप्रेशन में अगर मैं फ्लक्स को देखना चाहूं तो मैं वो कर सकता हूं। कैसे? जरा देखिए, एक काम करते हैं, इस एरिया को किसी जनरल डायरेक्शन में ले लेते हैं और इसकी डायरेक्शन भी लेते हैं, एरिया की डायरेक्शन भी इन्वॉल्व करते हैं यहां पे, ठीक है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई पॉइंट चार्ज है Q, और हमने क्या किया, हमने एरिया को कुछ इस तरह का ले लिया, ये मेरा DA है और इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरफ है दोस्तों, इसको हमने एक वेक्टर की तरह ले लिया। अब यहां पे मैं क्या करना चाह रहा हूं, यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाह रहा हूं और इसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर बाई चार्ज है मेरा, ठीक है। यहां पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ आ गई, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इस तरफ, इनके बीच में एंगल मान लो थीटा है। तो अब आप बताओ, अगर मैं इसके ऊपर फोर्स निकालना चाहूं तो फोर्स तो वही आएगा भाई, इसके ऊपर टोटल चार्ज देखो, टोटल चार्ज के लिए QDA, इसमें टोटल चार्ज निकालना अगर है आपको इसके ऊपर, जो DQ चार्ज होगा इसके ऊपर, उसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। अगर किसी सरफेस के ऊपर टोटल चार्ज निकालना तो एक्चुअल सरफेस एरिया का इस्तेमाल करोगे। तो यहां पे अगर मैं एक्चुअल सरफेस का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो DQ की वैल्यू आएगी सिग्मा DA, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता भाई DQ में। तो ये तो बन गया मेरा DQ इंटू E कर दो, ये आपके पास क्या आ जाएगा DF, ये आ जाएगा फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। लेकिन अगर मैं आपसे फ्लक्स की बात करूं यहां पे कि बताओ इस एरिया में से फ्लक्स कितना निकलेगा, तो उसके लिए आपको E डॉट DA करना पड़ेगा, E डॉट DA करना पड़ेगा। सही बात है। अगर आप फ्लक्स इसमें से निकालना चाहते हो, फोर्स इसके ऊपर ये लगेगा और इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगी फोर्स की, ठीक है, जो इसके ऊपर स्मॉल फोर्स लगेगा। अब जो DF है मेरे पास, जो स्मॉल फ्लक्स इसमें से निकलेगा वो ये निकलेगा। अब अगर मैं इसको अलग अलग करके लिखूं तो ये बनेगा EDA cos थीटा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा D फाई, ये इस एरिया में से फ्लक्स निकलेगा EDA cos थीटा। अब अगर मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मैं इसको कह सकता हूं DA इंटू E cos थीटा, ये बन गया मेरा D फाई। जरा ध्यान से देखिएगा स्टेप्स को, मैं बोथ साइड सिग्मा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं चार्ज डेंसिटी से, तो बन जाएगा सिग्मा DA, और ये एक्चुअल एरिया है, इसमें डायरेक्शन खत्म हो चुकी है, मैग्नीट्यूड है भाई ये, ठीक है, सिग्मा DA E cos थीटा, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ये क्या बन गया जरा बताइए, सिग्मा D फाई इज इक्वल टू, ये बन गया DQ इंटू E cos थीटा, ये बन गया DQ इंटू E cos थीटा। अब अगर आप इस पे फोकस करें, ये E cos थीटा क्या है, DQ तो चार्ज हो गया इसके ऊपर जो भी चार्ज है, और चार्ज के लिए आप देखो टोटल एरिया का इस्तेमाल किया आपने, ठीक है, तो ये मेरे पास DQ तो चार्ज हो गया। ये क्या है E cos थीटा, E cos थीटा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका कॉम्पोनेंट है इस डायरेक्शन में, एरिया की डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये जो है ये कॉम्पोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्रोजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया। तो इसका मतलब है ये क्या बन गया, ये भी आपका एक फोर्स ही बन गया, लेकिन ये फोर्स किस डायरेक्शन में आया है बताओ, ये एरिया की डायरेक्शन में आया है। तो इसका मतलब मैं इस सिग्मा इंटू डी फाई को क्या ले सकता हूं बताओ, इट इज द फोर्स ऑन डी क्यू इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। तो जब भी आप फ्लक्स को चार्ज डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फोर्स का पता चल जाएगा, बट कौन सा फोर्स, नेट फोर्स नहीं आएगा दोस्तों कि भाई नेट फोर्स जो है इसके ऊपर वो पता चल गया अपने को ना, अपने को पता चलेगा फोर्स का वो कंपोनेंट जो एरिया की डायरेक्शन में होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, वो फोर्स आपके पास आ जाएगा। जैसे कि यहां पे देखिए, इस केस में अगर हमने यहां से कितना फ्लक्स जा रहा है वो पता कर लिया
कि कितना फाई हमारा इसके अंदर से निकल रहा है, ये वो हमारे पास ये आ गया, ये हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब इस फ्लक्स को मैं मान लीजिए इसके ऊपर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है आपको, उससे अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास फोर्स की वैल्यू निकल आएगी। लेकिन ये कौन सा फोर्स है, ये इसके ऊपर नेट फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा डिस्क का वो तो परपेंडिकुलर आएगा। तो इसका मतलब डिस्क की डायरेक्शन में आपके पास एरिया फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, डिस्क का जो एरिया है उसकी डायरेक्शन में आपके पास फोर्स आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि नेट फोर्स हो, इसके ऊपर हो भी सकता है। ठीक है, तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर इसके ऊपर नेट फोर्स निकालोगे वो भी इतना ही आएगा, और एरिया की डायरेक्शन में जो फोर्स निकालोगे वो भी एरिया ये इतना ही आएगा। लेकिन अगर मैं सिचुएशन को बदल दूं, ठीक है, जरा देखिए सिचुएशन अगर मैं कुछ इस तरह की ले लूं कि डिस्क मेरी ऐसे है, ठीक है, और ये इसका सेंटर है, ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है, ठीक है, और पॉइंट चार्ज को मैं यहां पे ले लूं, तो अब जरा देखिए, अब और इसके ऊपर मान लीजिए मैं सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज दे रहा हूं, और मैं देखना चाह रहा हूं कि इस डिस्क के ऊपर कितना फोर्स लगेगा इस पॉइंट चार्ज की वजह से। तो आप अगर आप ध्यान से देखें तो यहां से अगर आप समहाउ फ्लक्स निकाल दें इसमें से, कि इस डिस्क में से कितना फ्लक्स इसका निकलेगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना फ्लक्स निकलेगा, अगर वो फ्लक्स आपके पास आ जाए, चलो मेरे पास ये सॉलिड एंगल आ गया सोचिए, ठीक है, तो अब इस सॉलिड एंगल की हेल्प से मैं फ्लक्स निकाल सकता हूं भाई। कैसे निकालूंगा बताओ, इससे जो फ्लक्स निकलेगा वो निकलेगा Q इंटू सॉलिड एंगल डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना ही तो फ्लक्स निकलेगा भाई इसमें से। ठीक है भाई, 4 पाई अगर सॉलिड एंगल होता तो फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होता, अगर ये सॉलिड एंगल है तो इतना फ्लक्स इसमें से निकल जाएगा। अब इस फ्लक्स को अगर मैं सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास F आ जाएगा, लेकिन जो ये F निकलेगा ये नेट फोर्स नहीं होगा इसके ऊपर, ये फोर्स वो निकलेगा जो एरिया की डायरेक्शन में है। ये F इस तरफ आया है दोस्तों, समझ आया भाई, ये F जो निकला है ये इस तरफ आया है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आया, नेट फोर्स नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर भी लग रहा है। रिजल्टेंट फोर्स अगर आप देखोगे तो इस तरफ आएगा, कोई वो इस तरफ कहीं पे फोर्स लगाएगा, तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। तो अगर आप फ्लक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हो चार्ज डेंसिटी की, तो उससे जो फोर्स निकलेगा वो ये वाला फोर्स निकलेगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आया कि किस तरह से हम इसको समझेंगे, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, फ्लक्स की हेल्प से आप फोर्स को निकाल सकते हो, लेकिन कौन सा फोर्स निकाल सकते हो उसको जरा समझिए। अब एक और कंसेप्ट देखते हैं, जरा देखिए, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैं अगले स्टेप पे चल रहा हूं, मुझे उम्मीद है आपको एक कंसेप्ट समझ आया। ठीक है, जरा देखिए, इसी को अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं, इसी में अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ूं तो जरा देखिए मैं क्या कह सकता हूं। देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास यहां पे कोई पॉइंट चार्ज है और यहां पे कोई इसके चारों ओर कोई ऐसा कोई स्फीयर है, हमने ऐसा कोई स्फीयर ले लिया, ठीक है, और इस स्फीयर में केवल इतने हिस्से पे, यहां से लेके यहां तक, मतलब इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के सिमेट्रिक आप ले लीजिए। ठीक है, जितना थीटा इधर बन रहा है ये, उतना ही थीटा इधर भी बन रहा है। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक ले लिया मैंने, R रेडियस है इसके। ठीक है, तो इस स्फीयर का ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, इधर इतना ही थीटा उतना ही थीटा इधर भी है। ठीक है, इसके ऊपर हमने सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज डेंसिटी दे दी है। ठीक है, अब मैं एक और सरफेस ले रहा हूं, एक तो ये सरफेस हो गया भाई, एक सरफेस मेरा यहां पे है, इसके बीच में एक डिस्क है। ठीक है, और उसके ऊपर भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर मेरे पास चार्ज डेंसिटी दे रखी है। एक सरफेस मैं यहां पे ले लेता हूं, जरा देखिए, एक सरफेस मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, ये वाला जो है ना, ये कैप सी बन गई ना एक तरह की, एक सरफेस मैंने यहां पे ले लिया, मतलब जो कैप बन रही है ना, जो इसकी स्फीयर की जो कैप बन रही है, उसकी जो ये फ्लैट वाला जो पार्ट है ना, ये बेस आप कह सकते हो, तो बेस जो है ना उसको भी एक सरफेस की तरह ट्रीट कर लेता हूं। मैं मान लेता हूं कि इसके ऊपर भी मैंने चार्ज डेंसिटी क्या दे दी, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो एक तरह से मेरे पास तीन जगह चार्ज डेंसिटी है,
सिग्मा कूलम पर, एक तो इस जगह पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, एक इस पे, और एक कर्व्ड सरफेस पे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ यहां पे अगर कोई पॉइंट चार्ज है Q, तो क्या ये पॉइंट चार्ज इन तीनों पे जो फोर्स लगाएगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? ये आपको समझना है, ये आपको बताना है। तीन सरफेसेस हैं, तीनों पे चार्ज डेंसिटी मेरी सेम है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। आपको बताना है, ये मान लीजिए r/2 डिस्टेंस होगी, मतलब ये r पे है ना, तो ये मान लो मेरी r/2 है, ये यहां से यहां तक r/2 मान लो, ठीक है। आपको बताना है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, और इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इस चार्ज की वजह से, और इस सरफेस के ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्या वो तीनों सेम होंगे? ये आपको बताना है, या डिफरेंट होंगे। तो आप बोलोगे सर अभी अभी हमने फ्लक्स के कंसेप्ट से निकाला, तो उससे निकाल के देखते हैं। तो चलिए उससे जरा निकाल के देखते हैं कैसे निकाला भाई। जरा देखो, इन तीनों का जो सॉलिड एंगल है यहां पे वो सेम है दोस्तों, इन तीनों का जो सॉलिड एंगल है वो मेरा सेम है। तो अगर मैं सबसे पहले फ्लक्स निकालूं, इन तीनों में से फ्लक्स की वैल्यू मेरी सेम आएगी। कितनी आएगी बताइए जरा? Q इंटू सॉलिड एंगल डिवाइड बाई 4πε0, ठीक है। Q इंटू सॉलिड एंगल डिवाइड बाई 4πε0, ये मेरे पास क्या आ जाएगा? इसका इन तीनों में से फ्लक्स जो निकलेगा इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसका जो फ्लक्स है वो हमने निकाल दिया। तो क्या मैं इस फ्लक्स को मल्टीप्लाई कर सकता हूं सिग्मा से? चलिए जरा करते हैं। तो अगर मैं फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो मैं बोलूंगा कि सिग्मा इंटू फ्लक्स। तो अगर मैं यहां से निकालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा Q इंटू, और जो सॉलिड एंगल बनेगा, सॉलिड एंगल इस डिस्क का और इस डिस्क का सेम ही है, और सॉलिड एंगल क्या बनता है? डिस्क की वजह से। अगर कोई भी डिस्क है, अगर मैं आपको याद दिलाऊं, कोई भी डिस्क है, अगर ये एंगल मेरा थीटा है, तो सॉलिड एंगल क्या बनेगा दोस्तों? यहां पे अगर मैं पूरा सॉलिड एंगल निकालूं तो बनेगा 2π इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो यहां पे आप लिखोगे फोर्स विल बी इक्वल टू Q इंटू सॉलिड एंगल बन जाएगा 2π इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई 4πε0। ये तो मेरा फ्लक्स आ गया, इंटू सिग्मा और कर दो, तो ये मेरे पास फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये तो तीनों में सेम ही आ गया भाई, क्योंकि तीनों का सॉलिड एंगल सेम है और तीनों के ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी भी मेरी सेम है। तो इस हिसाब से तो मेरा जो फोर्स आना चाहिए, तीनों के ऊपर जो नेट फोर्स लगना चाहिए, और तीनों पे नेट फोर्स केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही लगेगा, क्योंकि यहां पे देखो, यहां पे जो एरिया है ना, अगर मैं इसके ऊपर नेट फोर्स निकालूंगा तो नेट फोर्स इस तरफ आएगा, इस पे भी इस तरफ आएगा और इस पे भी इस तरफ आएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो तीनों पे सेम आंसर आना चाहिए, तीनों पे जो फोर्स लग रहा है वो मेरा सेम आना चाहिए, क्योंकि तीनों पे सॉलिड एंगल सेम है, चार्ज डेंसिटी भी सेम है, तो फोर्स तो मेरा सेम आ गया भाई। लेकिन यहां पे गलती कर बैठे हो आप, एक छोटी सी गलती कर दी आपने। अगर मैं इसके ऊपर और इसके ऊपर फोर्स की बात करता तो दोनों पे सेम ही लगता, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इसमें कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आपका ये नहीं लगेगा। आप बोलोगे सर इसमें क्या गड़बड़ होगी? इसमें ये फोर्स नहीं लगेगा, ये गलत आंसर है, ठीक है, ये गलत आंसर है भाई। आप बोलोगे सर कैसे गलत आंसर है? इससे तो सेम आंसर है। चलो पहले एक बार इससे सोल्व करके देखते हैं कितना बन रहा है। ये 2 से 2 कट गया, तो यहां पे क्या बन जाएगा बताओ जरा? ये बन जाएगा Q/2ε0, और सिग्मा भी आ गया, इंटू 1 माइनस कोस थीटा, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं बताओ? इस तरह से हम फोर्स को निकाल सकते हैं कि ये जो चार्ज है इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगेगा। या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो मेरे पास डिस्क है, इस डिस्क की वजह से इस चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा। एक ही बात है ना भाई, एक्शन रिएक्शन कह सकते हो ना। जिस फोर्स से ये इसको रिपेल करेगा उतना ही फोर्स से ये इसको भी रिपेल करेगा ना, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो ये जितना इसके ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही ये फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। सिमिलरली इसका फोर्स और इसका फोर्स बराबर ही होगा, दोनों डिस्क का फोर्स बराबर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल सही निकाला आपने। बट जो ये वाला हिस्सा है इसकी वजह से जो इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा इस तरफ, या ये इसके ऊपर कितना नेट फोर्स लगाएगा, वो सही आंसर नहीं है आपका यहां पे, उसमें आपने गड़बड़ कर दी है। आप बोलोगे सर उसमें क्या गड़बड़ हो गई है, उसमें क्यों गलती आ रही है? कंसेप्ट तो हमने सही अप्लाई किया है, इसमें क्या गड़बड़ हो गई है? तो जरा देखिए इसमें क्या गड़बड़ होगी, उसको जरा तलाश करते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, इस वाले हिस्से की वजह से इस पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स को कैलकुलेट करते हैं कि कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं एक स्फीयर लेता हूं, ठीक है, एक ऐसा स्फीयर ले लेता हूं और मैं सिंपल कैलकुलस का इस्तेमाल करता हूं।
मैं यहां से केवल ये हिस्सा ले रहा हूं जो थीटा एंगल बना रहा है वर्टिकल एक्सिस के साथ, ये एंगल है मेरा थीटा, और केवल इतना हिस्से को देख रहा हूं मैं, बस इतने हिस्से पे मान लीजिए कोई चार्ज डेंसिटी है सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और मुझे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए यहां पे। फिर यहां पे अगर मैं क्यू चार्ज रख दूंगा तो उसके ऊपर फोर्स आ जाएगा Q इंटू ई, ठीक बात है। जो फोर्स इस पॉइंट चार्ज पे इधर लगेगा उतना ही पॉइंट चार्ज इस के ऊपर बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। बात तो सही है भाई। तो चलिए एक काम करते हैं, इतने हिस्से की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे कोई DQ चार्ज ले लेता हूं, DQ की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेता हूं पहले, ठीक है, DE निकाल लेता हूं। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आपकी इस तरफ आएगी, DE, ठीक है। अब उसका मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने ये कोई जनरल एंगल थीटा पे लिया है तो उतना ही एंगल यहां पे भी बनेगा, उसका प्रोजेक्शन लेके मैं ये निकाल दूंगा और फिर उसको इंटीग्रेट करके टोटल निकाल दूंगा। सही बात है ना भाई। तो चलिए जरा सबसे पहले DQ की वैल्यू निकालते हैं। तो DQ के लिए इसका स्मॉल सरफेस एरिया चाहिए स्फीयर के ऊपर, तो स्मॉल सरफेस एरिया क्या बनेगा बताओ जरा। तो DQ विल बी इक्वल टू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, थीटा एंगल पे है भाई ये मेरा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। अगर आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉलो करते हो तो DQ की वैल्यू ये होगी। अब इस DQ की वजह से R डिस्टेंस अवे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देता हूं DE, DE जो बनेगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये मेरे पास यहां पे इस स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, ये स्मॉल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ गई DE। अब इसका cos थीटा और ले लेता हूं क्योंकि मुझे तो ये वाला कंपोनेंट चाहिए ना, ये वाला, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक इधर और एक इधर। ये वाला कंपोनेंट हमारे किसी काम का नहीं है क्योंकि जितना इधर लिया उतना ही अगर आप इधर लोगे तो उसका भी तो इधर कंपोनेंट आएगा ना, वो कैंसिल कर देगा। केवल वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो सर्वाइव करेगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट जो बनेगा, जिसको मैं Z कंपोनेंट बोल रहा हूं, वो बनेगा सिग्मा आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई कोस थीटा और कर दो भाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया मेरा, ठीक है। तो ये मेरे पास कंपोनेंट आ गया। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मैं कह सकता हूं सिग्मा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन 2 थीटा डी फाई। ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है इस पॉइंट पे। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है भाई, तो इंटीग्रेट करते हैं चलिए। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो फाई मेरा 0 से 2 पाई वेरी करेगा और थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेकर थीटा तक ही वेरी करेगा। मैक्सिमम ये एंगल थीटा है। आप बोलोगे सर थीटा तो फिर माइनस थीटा से थीटा लिखना चाहिए ना 0 से थीटा लिखेंगे अगर स्फीयर में आप देख रहे हो तो। इस अगर क्योंकि फाई ने इसको भी कवर कर लिया ना, दूसरे हिस्से को, फाई तो 0 से 2 पाई घूम रहा है ना, तो वो इस हिस्से को भी कवर कर लेगा। इसलिए थीटा का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री यहां पे होता है। इससे इधर देखते हैं बस हम, इधर का कवर कर लोगे तो इधर का अपने आप कवर हो जाएगा। पॉइंट को समझिए भी। तो क्या आंसर बनेगा इससे, अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो फाई के रेस्पेक्ट में अगर आप देखोगे तो सिग्मा अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, फाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2 पाई आ जाएगा यहां पे, ठीक है। और फिर साइन थीटा डी थीटा करोगे तो क्या बनेगा, माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2 और लिमिट जो आएगी वो 0 से लेके थीटा तक आएगी। सही है भाई। तो अब जरा देखिए यहां पे ये पाई से पाई गया, ये 2 से 2 गया, तो कितना बन गया, ये बन गया सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और अंदर क्या आया बताओ जरा, अंदर मेरे पास आया यहां पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो ना भाई, सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट माइनस 1 माइनस कोस ऑफ 2 थीटा। ये मेरे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी इस पॉइंट पे। और अगर मैं Q से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अच्छा, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूं, ये बन जाएगा सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह का बनेगा, ठीक है। और इसको आप Q से और मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड, और यहां पे वही फोर्स इस तरफ लगेगा। तो जो फोर्स की वैल्यू आएगी दोस्तों, इट कम्स आउट टू बी Q सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट साइन स्क्वायर थीटा। मेरे हिसाब से ये फोर्स आना चाहिए। अभी एक बार जरा कैलकुलेशन चेक कर लेना, मेरे हिसाब से कोई मिस्टेक नहीं है, मेरे हिसाब से मैंने सही निकाला है, ठीक है। बाकी आप जरा कैलकुलेशन एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना।
तो सवाल यहां पे क्या उठता है, सवाल यहां पे ये उठता है कि अब अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो ये तो अलग है भाई। अगर मैं फ्लक्स से निकालूं तो उससे आंसर मेरा डिफरेंट आया था। उससे अगर आप देखोगे तो उससे तो आंसर कुछ θ/2 आ रहा है यहाँ पे, Q सिग्मा अपॉन, मतलब वो तो डिफरेंट है भाई, और यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट है, ये तो सेम आंसर नहीं आया। कौन सा करेक्ट है? ये करेक्ट होगा भाई, इसमें बिल्कुल बेसिक कैलकुलस लगाया ना हमने, तो ये करेक्ट होगा। तो ये गलत क्यों दे रहा है भाई? इसमें ऐसी क्या गड़बड़ होगी कि ये गलत आंसर दे रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है ये, इससे गलत आंसर आ रहा है? तो इसका जो राज छुपा हुआ है वो राज छुपा हुआ है सॉलिड एंगल में। सॉलिड एंगल से आप इसको समझ सकते हो कि इसमें कहां पे गड़बड़ हुई है। अब कैसे देखें कि कहां पे गड़बड़ हुई है? तो चलिए अब जरा सॉलिड एंगल से इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं। अगर मैं आपको यहां पे इस हिस्से पे अगर मैं फोर्स की बात करूं, डीएफ की वैल्यू क्या आएगी इस चार्ज की वजह से, अगर वो मैं निकालना चाहूं तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? सबसे पहले यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, इसकी वजह से क्या आएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो आएगी Q डिवाइड बाई 4πε0 r स्क्वायर, Q डिवाइड बाई 4πε0 r स्क्वायर इंटू सिग्मा DA, ये बनेगी भाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। माफ कीजिएगा फोर्स, ये आपका फोर्स आएगा, इसके ऊपर सिग्मा DA मेरे पास यहाँ पे चार्ज हो गया ना भाई, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ये निकाल दिया। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं थोड़ा और प्रॉपर तरीके से लिखूं तो मैं बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी आर कैप की तरफ है, ये है मेरे पास आर कैप की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये तो आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है। और अगर मैं फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करूं DF, तो इट कम्स आउट टू बी Q अपॉन 4πε0 r स्क्वायर, और जो एरिया है वो आपका बन जाएगा DA सिग्मा इंटू DA। आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये मेरे पास स्मॉल फोर्स आ गया है दोस्तों, और ये जो स्मॉल फोर्स है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, आर कैप डायरेक्शन में है, ये मेरे पास फोर्स आ गया है। अब अगर मान लीजिए मैं इतने हिस्से को सिर्फ फोकस करूं और इतने हिस्से का सॉलिड एंगल निकालना चाहूं, तो सॉलिड एंगल कैसे निकालते हो बताओ जरा? सॉलिड एंगल होता है DA डॉट आर कैप, क्योंकि जो ये लाइन है जो इस स्मॉल एरिया के साथ जो मिला रही है, इसके साथ डॉट लेना पड़ेगा इसके स्मॉल एरिया का, तो DA डॉट आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, ये बनेगा सॉलिड एंगल। अब इंटरेस्टिंगली यहां पे जो DA की डायरेक्शन है और जो आर कैप की डायरेक्शन है वो दोनों सेम ही है, तो दोनों सेम है तो मैं इसको सीधा सीधा DA अपॉन आर स्क्वायर लिख सकता हूं भाई। DA अपॉन आर स्क्वायर जो है वो मेरे पास क्या आ गया? सॉलिड एंगल आ गया। तो यहां पे DA अपॉन आर स्क्वायर को सॉलिड एंगल की टर्म में लिख दूं भाई, तो आपके पास जो DF आएगा इट कम्स आउट टू बी सिग्मा Q, जो स्मॉल सॉलिड एंगल है वो जो DA ने सॉलिड एंगल बनाया है, अपॉन 4πε0, ये आर स्क्वायर चला गया है आर कैप। ये मेरे पास स्मॉल फोर्स आ गया है दोस्तों। इस हिस्से के ऊपर स्मॉल फोर्स सॉलिड एंगल की टर्म में कितना आया है वो हमने निकाल लिया। अब जरा देखिए इंटरेस्टिंग यहां पे क्या है। इंटरेस्टिंग यहां पे यह है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स निकालूं, तो टोटल फोर्स अगर मैं निकालूंगा इंटीग्रेट करके, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा? मुझे इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, एक्स कंपोनेंट ले, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना पड़ेगा भाई, उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आर कैप कंपोनेंट है वो तो इस तरफ है ना। तो इसका मतलब है अगर मुझे एफ नेट निकालना है या टोटल फोर्स निकालना है इस डायरेक्शन, इसके ऊपर तो इस डायरेक्शन में ही लगेगा रिजल्टेंट फोर्स, अगर वो निकालना है तो इसका मुझे प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, और मैं इसको जनरल एंगल थीटा पे ले रहा हूं ये एरिया को, तो इसका मतलब इसके साथ एक कोस थीटा और आ जाएगा, ठीक है, अपॉन 4πε0 कोस थीटा, और ये फिर इंटीग्रेट होगा, ठीक है। इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तब जाके करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन आपने जो ये डायरेक्ट किया है ना, इसमें क्या गड़बड़ कर दी है? क्या इससे और इससे सेम आंसर नहीं आएगा ना? ये बिल्कुल सही किया आपने इसको सॉलिड एंगल में कन्वर्ट किया स्मॉल फोर्स को, ठीक है, और उससे फिर आपने प्रोजेक्शन लिया उसका और फिर आपने सोल्व किया, करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन इसमें क्या गड़बड़ कर दी आपने? इसमें गड़बड़ कर दी है, इसमें आपने इस आर कैप को देखा ही नहीं। अगर इस आप आर कैप को नहीं देखते हो तो उस केस में फिर क्या होगा बताओ जरा? जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो केवल सॉलिड एंगल का इंटीग्रेशन आएगा, और सॉलिड एंगल को जब इंटीग्रेट करोगे तो टोटल सॉलिड एंगल आ जाएगा, और टोटल सॉलिड एंगल क्या होता है? वो ये होता है 2π इंटू दिस।
तो इसकी जगह पे फिर आप ये रिप्लेस कर दो 2 पाई इंटू 1 माइनस कोस थीटा और उससे ये आंसर आएगा। इसका मतलब आप देखिए इस कर्व्ड सरफेस में आपने गड़बड़ कर दी है। इस कर्व्ड सरफेस में इंटीग्रेट करते टाइम, क्योंकि इसमें आर कैप डायरेक्शन में है ये फोर्स, तो इसमें जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इंटीग्रेट करना पड़ेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए cos थीटा और आएगा और फिर इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब आप इंटीग्रेट कैसे करोगे? जो स्मॉल सॉलिड एंगल होता है, स्मॉल सॉलिड एंगल आपको मैंने सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट में बताया था। स्मॉल सॉलिड एंगल होता है एक स्फीयर के ऊपर अगर आप देखते हो तो sin थीटा d थीटा d फाई, ये होता है स्मॉल सॉलिड एंगल। तो जब आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो थीटा की साथ साइन थीटा एंड कोस थीटा दोनों ही आएंगे और फिर थीटा की लिमिट और फाई की लिमिट पुट करोगे सेम यही आ जाएगा वापस से, ठीक है। तो आप जरा देखो इसमें आपने क्या कर दिया, इसमें आपने डायरेक्ट कर दिया। कर्व्ड सरफेस पे डायरेक्ट वाला मेथड लगेगा नहीं, डायरेक्ट आपने सॉलिड एंगल की वैल्यू पुट कर दी है इसमें, ठीक है। आपने जो फ्लक्स निकाला ना, फ्लक्स के अंदर ये सॉलिड एंगल की पूरी वैल्यू पुट कर दी है डायरेक्टली। इसका मतलब आपने सिर्फ इसको इंटीग्रेट किया है, इस आर कैप को नहीं देखा, ठीक है। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। आप बोलोगे फिर इसमें कैसे लग गया सर? इसमें यही ठीक है, इसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप बोलोगे सर क्यों दिक्कत नहीं आएगी? चलिए जरा इसमें देखते हैं, इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाते हैं यही, इसमें ये करेक्ट है। अगर आप इसमें से देखोगे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, ये बिल्कुल सही निकाला आपने, लेकिन इसके ऊपर जो फोर्स निकाला है वो ये नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ इसको इंटीग्रेट नहीं करना डी साई को, इसमें आर कैप को भी का भी कंपोनेंट आएगा भाई, वो भी तो इंटीग्रेट होगा ना, नहीं समझे? वो ये वेरिएबल है भाई आर कैप, इसका प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पॉइंट को समझिए कि कर्व्ड सरफेस में क्या दिक्कत आ रही है, क्यों हम डायरेक्ट सॉलिड एंगल क्यों नहीं पुट कर देते फ्लक्स के अंदर और फिर उसको सिग्मा से मल्टीप्लाई करके क्यों नहीं आंसर दे देते, ठीक है। इसमें जरा देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है, इसमें क्यों नहीं ऐसा हुआ, उसको भी जरा देख लेते हैं, इसमें ये वैलिड क्यों है और इस कर्व्ड सरफेस में क्या गड़बड़ थी। कर्व्ड सरफेस में ये गड़बड़ कर रहा था भाई, ये आर कैप गड़बड़ कर रहा था, इसके लिए कोस थीटा को और लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। जरा देखिए इसमें क्या, इसमें क्यों ऐसा पॉसिबल हुआ, इसमें ऐसा डायरेक्ट क्यों आ गया, उसको भी जरा समझ लीजिए। आई डोंट नो कितने लोगों को समझ आ रहा है ये, बट आपको एक क्लियर होना चाहिए कि ये और ये बेशक सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम हो, दोनों सेम फोर्स यहां पे क्रिएट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी है, क्या दिक्कत है इस केस में, इस केस में ये और कंपोनेंट आएगा भाई। अब चलिए जरा इसमें देखते हैं कि इसमें ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्ट आप कर सकते हो, फिर एक कंक्लूजन निकालते हैं उससे, सो दैट आपको आगे के लिए ये बार बार चेक ना करना पड़े, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें क्या होगा। अगर मैं इसमें देखूं तो यहां पे मेरा चार्ज है और यहां पे मेरे पास डिस्क है। अगर मैं यहां पे इसका स्मॉल एरिया ले लूं तो ये स्मॉल एरिया आपके पास एक स्मॉल सॉलिड एंगल बनाएगा डी साई। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस तरफ आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस तरफ आएगी। लेकिन अगर मैं फ्लक्स को निकालूं यहां पे, अगर चलो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर आएगी और जो एरिया है वो मेरा इधर आएगा। पॉइंट को समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इधर आएगी, एरिया मेरा इधर आएगा। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स निकालूं तो फोर्स क्या बनेगा, डीएफ जो बनेगा वो बनेगा, डीएफ की वैल्यू बनेगी Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जरा ध्यान से देखिएगा भाई, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई इनटू सिग्मा इनटू डी ए, ये मेरे पास डी क्यू आ गया, ये मेरे पास फोर्स आ गया दोस्तों। और ये जो फोर्स है ये डीएफ इस तरफ आया है। अब इसको मैं कंपोनेंट ले लेता हूं cos थीटा, ये मेरे पास फोर्स का ये वाला कंपोनेंट आया, ये वाला कंपोनेंट इधर की तरफ आ गया है, ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग जरा देखिए क्या है। अगर मैं यहां पे सॉलिड एंगल को लिखना चाहूंगा, ये वाले सॉलिड एंगल को, तो कैसे लिखूंगा? सॉलिड एंगल होता है ये, ठीक है। अब आप बताओ यहां पे अगर आप इसका सॉलिड एंगल निकालना चाहोगे डी साई, तो डी साई की वैल्यू क्या निकल के आएगी बताओ जरा। ये है मेरा डी ए, लेकिन डी ए की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। डॉट लेना है मुझे आर कैप के साथ, आर कैप माने ये डायरेक्शन के साथ डॉट लेना है और डिवाइड बाय क्या करना है, जो भी ये R1 स्क्वायर है, ठीक है, ये करना है। यहाँ पे R1 ले लो भाई इसको ना, ये डिस्टेंस R1 है तो R1 का स्क्वायर और R1 कैप के साथ मुझे डॉट लेना है। अब जरा बताओ ये क्या बन जाएगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो ये बन जाएगा DA, एरिया मेरा इस तरफ है, R1 कैप मेरी इस तरफ है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे DA cos थीटा अपॉन R1 कैप स्क्वायर। तो अब जरा देखो, अब ये जो cos थीटा ने सॉलिड एंगल के अंदर ही आ गया इस बार ये cos थीटा जो इसका एंगल था ना सॉलिड एंगल के अंदर ही आ गया। पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार आपका जो सॉलिड एंगल था वो आपका DA अपॉन R स्क्वायर था केवल, क्योंकि पिछली बार DA और R कैप की डायरेक्शन सेम थी, इसलिए DA अपॉन R स्क्वायर को आपने सॉलिड एंगल रखा और फिर इसका प्रोजेक्शन लिया था, cos थीटा अलग से आया था।
और इंटीग्रेट करने में cos थीटा बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। लेकिन इस बार जो cos थीटा है वो सॉलिड एंगल के अंदर ही आ गया। तो अगर मैं अब यहां पे सॉलिड एंगल की टर्म्स में इसको रिप्लेस करूंगा, जो स्मॉल फोर्स है उसको अगर मैं सॉलिड एंगल की टर्म्स में रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डीए cos थीटा अपॉन r1 स्क्वायर को आप क्या लिख दोगे, डी साई स्मॉल सॉलिड एंगल। और इसको फिर अब आप इंटीग्रेट करोगे तो टोटल सॉलिड एंगल आ जाएगा। यहाँ पे टोटल सॉलिड एंगल आपने 2 पाई इंटू 1 माइनस cos थीटा किया, मल्टीप्लाई करके सीधा आंसर आ गया। इसका मतलब इस बार ये बिल्कुल सही निकाला आपने। लेकिन कर्व्ड सरफेस में आपका गलत आंसर आया है सॉलिड, इस तरीके से ये सही नहीं आएगा। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो सरफेसेस एक पॉइंट पे सेम सॉलिड एंगल बना रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उन सरफेसेस का इसके ऊपर जो फोर्स आएगा वो सेम आए। ठीक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट को समझिए भाई मैं क्या बोल रहा हूं। दो या दो से ज्यादा सरफेसेस ऐसे हैं जो सेम सॉलिड एंगल बना रहे हैं, तो अगर इनके ऊपर मैं चार्ज ले लूं तो ये नहीं कह सकते हो कि इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पे वो सेम आएगी। आप ये नहीं कह सकते हो। ठीक है, कब सेम आएगी कब नहीं सेम आएगी ये आपको अलग से देखना होगा। ठीक है, अब चलिए इसका कंक्लूजन निकालते हैं सो दैट आपको बार बार ये चेक ना करना पड़े। तो पहली बात तो आप समझिए कि इसकी वजह से जो यहां पे फोर्स लगेगा और इस डिस्क की वजह से और इस डिस्क की वजह से जो फोर्स लगेगा वो सेम नहीं होगा। इन दोनों का सेम फोर्स आएगा यहां पे, ये श्योर है। इन दोनों में कोई दो राय है ही नहीं। इसकी वजह से जो फोर्स आएगा यहां पे वो डिफरेंट आएगा। अब चलिए जरा देखते हैं इसके लिए एक फाइनल जो रिजल्ट है वो निकालते हैं कि कब हम सॉलिड एंगल से डायरेक्टली, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है फ्लक्स इनटू सिग्मा, इससे हम कब ये हम डायरेक्टली लगा के फाइनल आंसर फोर्स का बता सकते हैं, फोर्स कैसे कब निकाल सकते हैं। तो उसके लिए आपको बस एक चीज याद रखनी है, और वो क्या चीज है सुनिए, वो क्या चीज है, वो आपकी ये है कि अगर मेरे पास कोई फ्लैट सरफेस है, फ्लैट सरफेस में तो दिक्कत ही नहीं है। अगर कोई फ्लैट सरफेस है और कोई क्यू चार्ज यहां पे रखा हुआ है तो यहां पे आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लैट सरफेस पे आप ये लगा सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये करना है कि इस चार्ज से इस फ्लैट सरफेस पे देख लो कितना सॉलिड एंगल बन रहा है। ठीक है, और फ्लक्स निकाल लो कितना है। सॉलिड एंगल की हेल्प से फ्लक्स निकल आएगा भाई कि कितना फ्लक्स इसमें से पास हो रहा है। अगर आपने वो फ्लक्स निकाल दिया, इनटू में क्या कर दो, इनटू में सरफेस चार्ज डेंसिटी कर दो, आपके पास करेक्ट आंसर आएगा। लेकिन वो जो फोर्स निकल के आएगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल के आएगा। वो जो फोर्स निकल के आएगा वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर निकल के आएगा। अगर आप इस तरह से निकाल रहे हो तो ये जो तरीका है ये कभी भी कर्व्ड सरफेस पे नहीं लगाना है। जो कर्वी सरफेसेस होते हैं उन पे आपको बचना है। उनमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे कि आपको याद होगा सॉलिड एंगल का जब मैंने कंसेप्ट समझाया था तो हमने एक स्फीयर लिया था, अगर आपको याद हो, और हमने एक पॉइंट चार्ज यहां पे क्यू रखा था, या यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, इसके ऊपर सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर था, यहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे। ठीक है, ये आर रेडियस का था। ठीक है, इसकी रेडियस आर मान लो और ये स्मॉल आर मान लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या प्रूव किया था, अगर आपको याद हो, हमने ऐसे ये दो लाइनें लगाई थी और हमने बोला था कि यहां पे एक एरिया है और यहां पे एक एरिया है। दोनों की वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी वो सेम आ रही थी। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेम आ रही थी, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसकी और इसकी, जबकि दोनों कर्व्ड सरफेस पे हैं एरियाज। दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे सेम आ रही थी और यहां पे दोनों सेम सॉलिड एंगल बना रहे हैं। तो यहां पे कैसे पॉसिबल हो गया? हमने तो अभी भी क्या बताया, हमने अभी भी बताया कि कर्व्ड सरफेस पे आप सॉलिड एंगल का इस्तेमाल मत कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। हम यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सॉलिड एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे ये और ये दोनों सेम सॉलिड एंगल बना रहे हैं और दोनों की वजह से सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी यहां पे। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कर्व्ड सरफेस और ये सरफेस दोनों सेम सॉलिड एंगल बना रहे हैं बट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यहां पे कहां पे दिक्कत है? कर्व्ड सरफेस में एक तो बचिए इस चीज से, कर्व्ड सरफेस में सॉलिड एंगल वाले कंसेप्ट से आप जो है फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से बचिए। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कहां पे आप लगा सकते हो, कहां पे आपको हेल्प मिलेगी इससे। ऐसे केसेस में आपको फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, लेकिन वो जो फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, वो परपेंडिकुलर आएगी सरफेस के। ठीक है, लेकिन कर्व्ड सरफेस में अगर आप देख रहे हो तो कर्व्ड सरफेस में जब आप सेम सॉलिड एंगल बनता है तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए और नहीं भी आए। जैसे कि यहां पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। आप बोलोगे सर क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी? क्योंकि ये जो एरिया है ये इस आर के साथ जो एंगल बना रहा है, ये आर डायरेक्शन में मान लूं तो इस एरिया का जो आर के साथ एंगल बनेगा उतना ही एंगल इस एरिया का इस आर के साथ बनेगा। ठीक है, सेम एंगल बनेगा। तो यहां पे आप बच गए।
यहाँ पे तो आपकी किस्मत अच्छी थी, ठीक है ना, सेम एंगल बन रहा है तो जो प्रोजेक्शन आएगा वो सेम बन रहा है दोनों का, ठीक है, मतलब जो भी इसके आर कैप की डायरेक्शन में जो एरिया बनेगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये पॉसिबिलिटी हर जगह नहीं ना होती, पॉइंट को समझिए, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल क्लियर कीजिए, इस चीज को बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कब आपको ये कंसेप्ट अप्लाई करना है। अगर आप फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स से निकाल रहे हो तो फ्लक्स से आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। पहली बात तो कहां लगाना है ये फॉर्मूला, जहां पे फ्लैट सरफेस हो वहां पे लगाना है, ठीक है। दूसरी बात, इससे जो फोर्स की डायरेक्शन आएगी वो नेट फोर्स नहीं आएगा, उससे वो वाला फोर्स आएगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ये समझ आया आपको। तो दोस्तों आज का जो एपिसोड है इसमें हम इतना ही करेंगे, ठीक है। लेकिन एक काम और करते हैं, चलिए चलने से पहले एक चीज और मैं जानना चाह रहा हूं, देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मेरे पास ऐसा एक सरफेस है, ये डिस्क है, और यहां पे ये कोई सॉलिड एंगल बना रही है, ठीक है, ये पी पॉइंट है। यहां पे एक और डिस्क है, ठीक है, इसके ऊपर भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज है, इसके ऊपर भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर चार्ज है, ठीक है, इसके ऊपर भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसके ऊपर भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। एंड यहां पे देखिए ऐसी एक डिस्क ले ली है मैंने, इसके ऊपर भी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, और एक मैंने ले ली है कर्व्ड सरफेस जिसकी रेडियस जो है ये आर लेंथ है यहां से यहां तक, ठीक है, और ये भी आर ही है, मतलब ये स्फेरिकल है, पॉइंट को समझिए, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है, सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर। इन सरफेसेस के ऊपर आपका सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर जो है वो चार्ज डेंसिटी दे रखी है। और इस सरफेस को मैं बोल रहा हूं S1, ये है मेरे पास S2, ये है मेरे पास S3, ये है मेरे पास S4। अब आपको ये बताना है कि इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस इधर आएगा, इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस इधर आएगा, इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस इधर आएगा फोर्स, ठीक है। और इस पे परपेंडिकुलर टू द सरफेस अगर आप देखोगे तो वो इस तरफ आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए मेरे पास परपेंडिकुलर टू द सरफेस F1 है, ये मान लीजिए मेरे पास F2 है, ये F3 है और ये F4 है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, ध्यान रखना भाई, सरफेस के परपेंडिकुलर लिया है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F3 इज इक्वल टू F4? इस सरफेस के परपेंडिकुलर आप बोलोगे सर यहां पे तो इधर है, यहां पे इधर है, यहां पे इधर है, यहां पे इधर है, तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस हर जगह पे, यहां पे तो अलग अलग जगह पे है। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं सबका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सबका एक कंपोनेंट निकाल रहा हूं इस तरफ, ठीक है। इन सबका एक कंपोनेंट निकाल रहा हूं जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, यहां से, ठीक है, जो ऐसे पास हो रहा है, ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा हूं भाई, इस कंपोनेंट की बात कर रहा हूं, ध्यान देना भाई, ठीक है। ये जो है ये इन सबका ऐसे ऐसे फोर्सेस आएंगे ना, तो सबका एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर तो कंपोनेंट कैंसिल कर देंगे ना, ये ऑपोजिट कैंसिल कर देंगे, रिजल्टेंट यही वाला तो सर्वाइव करेगा। तो ये वाला फोर्स मैं कह रहा हूं रिजल्टेंट, ये जो फोर्स है ये, और यहां से जो ये फोर्स है ये, और यहां पे जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये, और इसके सरफेस के जो परपेंडिकुलर फोर्स है ये, क्या ये तीनों बराबर होंगे? क्वेश्चन है ये, क्या ये तीनों बराबर होंगे? आपको बताना है यस और नो, ठीक है। आपको बताना है क्या ये तीनों सारे के सारे फोर्सेस मेरे बराबर होंगे, आपको बताना है यस और नो। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। आज का एपिसोड हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे दोस्तों, अगले एपिसोड में इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे। जो कंसेप्ट हमने सीखा है सॉलिड एंगल का, इसका हम इस्तेमाल करते हुए अगले एपिसोड में कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू, टेक केयर।